कालिया नगर एक सुंदर सा गांव था, जहां रामकिशन नाम का एक हलवाई रहता था। रामकिशन शक्ल से काला गुलाब जामुन जैसा दिखता था। उसकी मोटी तोंद मटकी की तरह बाहर निकली हुई थी और मोटे मोटे गाल गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। लेकिन व्यवहार का रामकिशन बहुत ही अच्छा इंसान था। रामकिशन अपनी माँ प्रेमा के साथ रहता था। घर में सिर्फ ये दो ही लोग थे। प्रेमा का रामकिशन इकलौता बेटा था और पिता की मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी थी। जिस हलवाई की दुकान को अभी रामकिशन चला रहा था, पहले उसके पिता की थी। गांव में दुकान बहुत अच्छी चलती थी। रामकिशन आर्थिक स्थिति से भी बेहद अच्छा था। अच्छा घर और एक पुराना सा स्कूटर भी उसके पास था। लेकिन स्कूटर के पीछे बैठने वाली एक बीवी की तलाश रामकिशन सालों से कर रहा था। सुबह का समय था। रामकिशन हलवाई अपनी दुकान में जलेबियां तल रहा था कि तभी एक बूढ़ा सा आदमी उसकी दुकान में आया। अरे रामकिशन बेटा, कैसे हो? प्रणाम काका जी, हम तो ठीक हैं। आप बताओ, आप कैसे हो? बस बढ़िया है बेटा। वो मैं मिठाइयों का ऑर्डर देने के लिए आया था दुकान में। 15 किलो मोतीचूर के लड्डू, 10 किलो बूंदी के और 5 किलो बेसन के लड्डू। अच्छा ठीक है काका, लेकिन इतने सारे मिठाइयाँ किस लिए? अरे बेटा, एक हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है ना। इतनी सुंदर दुल्हन लेकर आया है मेरा बेटा, क्या ही बताऊं। लव मैरिज है उसकी, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। अरे बधाई हो काका। बेटा, तेरी भी उम्र निकली जा रही है, कोई दुल्हन देखकर शादी कर ले। काका, आपकी नजरों में कोई लड़की हो सुंदर सी तो बताना। हा। बेटा, तू खुद काले भैंस जैसा इतना मोटा, ना शक्ल का ना शरीर का। तुझे लड़की मिल जाए वही काफी है पगले। इतना कहकर काका वहाँ से लौट आए। लेकिन रामकिशन का मूड खराब हो गया। उसने अपनी दुकान में रखा आईना उठाया और अपनी शक्ल को देखकर कहा, दुनिया के लिए मैं हूँ काला मोटा भैंसा, लेकिन मेरी माँ के लिए तो मैं राजा बेटा हूँ। हाँ, मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूँ, सुंदर सा। इतना कहकर रामकिशन मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर काका की बातों को भुलाकर अपने काम में लग गया। शाम हुई। रामकिशन दुकान बंद करके अपने स्कूटर से घर पहुंचा, जहां उसकी माँ खाना बनाकर उसका इंतजार कर रही थी। रामकिशन हाथ पैर धोकर घर के अंदर गया। आ गया मेरा राजा बेटा, चल आजा, आज तेरी फेवरेट करेले की सब्जी बनाई है, तुझे पसंद है ना? हाँ माँ, जल्दी से लगा दो। जिसके बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। माँ, आप मेरे लिए कोई सुंदर सी लड़की देखकर मेरी शादी क्यों नहीं करवा देती? मुझे भी घोड़ी चढ़ना है, अपनी दुल्हन के साथ घूमने जाना है। बेटा, तेरी फोटो तो दिखाई थी कुछ लड़कियों को, लेकिन सभी ने तुझे देखकर मना कर दिया। अब जितना मुझसे बनता है मैं उतना कर रही हूँ ना बेटा। माँ, मेरी शक्ल और शरीर अच्छा नहीं है, तभी सभी लड़कियाँ मुझे मना कर देती है ना। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। क्या पता भगवान ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। तू तो मेरा राजा बेटा है और तेरा दिल सबसे ज्यादा सुंदर है। रामकिशन ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से सीधा उठकर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह रामकिशन अपनी दुकान में गया और मिठाइयाँ बनाकर उन्हें डब्बे में पैक करने लगा। डब्बे में पैक करने के बाद उसने मिठाइयों को स्कूटर में रखा और डिलीवरी देने के लिए चला गया। शाम को लौटते वक्त रामकिशन को देर हो गई। जंगल के बीचों बीच गुजर रही सड़क से वो अपने स्कूटर में आ रहा था कि तभी एक औरत ने उसे हाथ दिया। रामकिशन ने अपने स्कूटर को रोका और पूछा, हाँ जी, कहाँ जाना है आपने? बस कुछ आगे तक ही छोड़ दीजिए। वो औरत दिखने में बेहद सुंदर थी। रामकिशन ने उसे अपने पीछे बिठाया और सफर में आगे की ओर ले गया कि तभी एक जगह जाकर उस औरत ने रामकिशन से रुकने को कहा। बस यही रोक दीजिए। वैसे आप रहती कहाँ हैं? बस यूं ही, इधर उधर। मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। इतना कहकर वो औरत रोने लगी कि तभी रामकिशन ने उसे चुप कराया और कहा, आप रोइए मत,
आप रोते हुए ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, वैसे आपका नाम क्या है? ज्योति नाम है मेरा। वैसे मेरे घर में भी बस मेरी माँ और मैं रहता हूँ। अगर आप चाहें तो आप रह सकती हैं। लेकिन तुम्हारी माँ मना कर देगी तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद रामकिशन ज्योति को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। रामकिशन की माँ उसे रखने के लिए मान जाती है और वो तीनों हंसी खुशी कुछ दिन यूं ही बिता लेते हैं। फिर एक दिन प्रेमा ज्योति से कहती है कि वो उसके बेटे से शादी कर ले और ज्योति इसके लिए हाँ भी कर देती है। जिसके बाद धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी की रात सुंदर लाल जोड़े में ज्योति बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी कि तभी उसके पास रामकिशन चलकर आया। कितनी सुंदर बीवी है मेरी, आहा मजा आ गया। इतना कहकर रामकिशन ने अपनी बीवी का पल्लू उठाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी नजरों के सामने बीवी नहीं बल्कि एक चुड़ैल बैठी हुई थी। उसे देख रामकिशन जोर से चिल्लाया, ओ माँ, चुड़ैल चुड़ैल। जितने मेहमान आए हुए थे सभी कमरे में आकर हैरान हो गए। उस चुड़ैल को देखकर सभी डर रहे थे कि तभी चुड़ैल ज्योति अपने असली रूप में पूरी तरह से आ गई। तूने क्या सोचा था? तुझ जैसे काले मोटे भैंसे से कोई लड़की शादी करेगी? अरे तुझे चुड़ैल ही मिल गई, तेरे लिए यही काफी है। अब तू हमेशा के लिए मेरा पति है। तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कि तभी सभी मेहमानों ने उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन चुड़ैल ने अपनी पाद मारने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी के मुंह पर बदबूदार पाद मारने लगी। चुड़ैल की पाद की बदबू सूंघकर जितने मेहमान थे सभी ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। रामकिशन, अब मेरी शक्तिशाली बदबूदार पाद तेरी नाक में जाएगी और तू भी दम तोड़ देगा। जिसके बाद तू भी एक भूत बन जाएगा और हम दोनों एक शादी के बंधन में पूरी तरह से बन जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उस चुड़ैल ने रामकिशन की एक नहीं सुनी और अपनी बदबूदार पाद उसके मुंह पर मार दी। जिसके बाद देखते ही देखते रामकिशन ने भी अपना दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा को लेकर वो पाद मारने वाली बहू अपने साथ ले गई। और फिर भूत बनने के बाद रामकिशन ने कहा, शादी करने का मेरा सपना तो था, लेकिन ऐसे पूरा होगा मैंने कभी सोचा ना था। तुम पिछले जन्म में मेरे पति थे रामकिशन, तुम्हें पाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। जिसके बाद वो चुड़ैल पाद मारने वाली बहू के नाम से पूरे गांव में चर्चित हो गई और रामकिशन की कहानी का अंत वहीं हो गया।